नमस्कार, प्रणाम। मैं महेंद्र दमन तिवारी और एक बार पुनः आपका सभी का स्वागत है अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम और पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हैं 3 ईयर कोर्स और 5 ईयर्स कोर्स में, उसमें आपकी जो डेट्स हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा। और हम लोग लगातार बात कर रहे हैं इस समय 3 ईयर्स कोर्स में, 5 ईयर्स कोर्स में, विभिन्न सेमेस्टर्स के, अलग अलग सेमेस्टर्स के जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके लिए 10 बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक्स होने वाले हैं, उनको लेकर के आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो सेकंड पेपर है उसके लिए। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो सेकंड पेपर है ये एलएलबी 5 ईयर्स कोर्स में फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में भी है और 3 ईयर्स के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में भी है। सिलेबस लगभग एक जैसा ही है और लगभग क्या मुझे लगता है एक ही सिलेबस है। इसलिए ये वीडियो अगर आप 5 ईयर्स कोर्स के हैं सेकंड सेमेस्टर में या 3 ईयर्स कोर्स के हैं सेकंड सेमेस्टर में तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पिछली बार आपने पढ़ा है जनरल कॉन्ट्रैक्ट 1 से लेकर के 75 सेक्शन 1 to 75 तक, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, रेमेडीज़ को लेकर के। इस बार जो हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो सेक्शन 124 से, जहाँ से स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है, वहाँ से आपका सिलेबस है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये आपके लिए बड़े टॉपिक्स हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि इन सारे कॉन्ट्रैक्ट में जो सारे पांचों स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हैं, प्रयास करिए कि उन सारे कॉन्ट्रैक्ट की एक एक लाइन की, दो लाइन की मीनिंग को तैयार करके रखिए। मीनिंग के साथ उनके एक दो जो लीडिंग केस लॉज हैं उनको पढ़ लीजिएगा, जैसे गजानन मोरेश्वर मदान का केस है और इस प्रकार के कई सारे केस हैं। एडमसन वर्सेस जार्विस का केस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पर, तो कुछ लीडिंग केस हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, इन सारे में आप एक एक लाइन की, दो लाइन की मीनिंग तैयार करके रखिए कि इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, बेलमेंट का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से। दूसरी चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज़ हैं उनका नाम हर बार बदलता रहता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में जो दो पार्टीज़ हैं उनमें एक पार्टी है इंडेमनिटी होल्डर, तो दूसरी पार्टी है इंडेमनीफायर। बेलमेंट में बेलर बेली है, पॉनर में पॉनर, प्लेज में पॉनर और पॉनी है, एजेंसी में एजेंट है, प्रिंसिपल है। तो इस प्रकार से उन दोनों का नाम याद रखिए और उन दोनों के राइट्स ड्यूटीज़ तैयार करके रखिए। मतलब अगर आप इतना पढ़ करके आते हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट में, सारे के राइट्स को पढ़ करके आते हैं, ड्यूटी, अच्छा राइट ड्यूटी में जूरिस्प्रूडेंस का एक सिद्धांत है, तो उसके लिहाज से देखा जाए तो जो बेलर का राइट है वो बेली की ड्यूटी है, जो बेली का राइट है वो बेलर की ड्यूटी है। इस प्रकार से एक पक्ष का जो राइट है वो दूसरे पक्ष की ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो इतना अगर आप ऐसे तैयार करके आइए, मतलब अभी मैं सिलेबस पर जाऊँगा, सवालों पर जाऊँगा, लेकिन मैं सामान्य सी बात कह रहा हूँ कि अगर आपका इतना चीज़ तैयार है तो सवाल आपकी ग्रिप में होने वाला है, आपको कहीं बाहर से सवाल पूछने की नौबत नहीं आएगी। तो अगर हम सबसे पहले सवाल की बात करें तो जो सेक्शन 124 में है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, वहाँ से सवाल ऐसा आया है कि डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इट्स एसेंशियल और इसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के साथ डिफरेंस। अब ये भी हो सकता है कि आपसे मेन सवाल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का पूछा जाए और आपसे कहा जाए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में अंतर पढ़ करके बताइए, अंतर करिए। तो आप प्रयास ये करिए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी में अंतर, जो डिफरेंस है, उसको पढ़ करके जाइए और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की जो डेफिनेशंस हैं उनको कायदे से पढ़ करके जाइए। अंतर खुद ब खुद निकल करके आपके सामने आ जाएगा। दूसरा सवाल सियोरिटी को लेकर के बहुत बार पूछा गया है कि सियोरिटी की लायबिलिटी के बारे में बताइए, सियोरिटी की लायबिलिटी का एक्सटेंट बताइए। सेक्शन 128 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि सियोरिटी की जो लायबिलिटी है वो प्रिंसिपल डेटर के को एक्सटेंसिव है, प्रिंसिपल डेटर के समविस्तीर्ण है, मूल ऋणी के समविस्तीर्ण है। तो सियोरिटी की लायबिलिटी का एक्सटेंट क्या होता है और लायबिलिटी से कब सियोरिटी डिस्चार्ज हो सकता है, कब जो प्रतिभू है वो अपनी जिम्मेदारी से, वो अपने दायित्व से उन्मोचित कब हो सकता है। तो सियोरिटी की लायबिलिटी का एक्सटेंट कहाँ तक है और सियोरिटी की लायबिलिटी से वो डिस्चार्ज कैसे हो सकता है। इलस्ट्रेशंस को जरूर पढ़िएगा। कई बार क्या हुआ है कि सीधे आपसे इलस्ट्रेशन को ऊपर पैरा में पूछा गया है और नीचे वो किसी बड़े केस का जजमेंट भी हो सकता है। एक बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सीधे पूछ करके एडमसन वर्सेस जार्विस के बारे में पूछा गया, मतलब उसका जजमेंट लिखा गया जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की डेफिनेशन है, और नीचे उससे रिलेटेड आपको सवाल पूछा गया है। तो इस प्रकार का भी सवाल आया है, इसलिए आप इलस्ट्रेशंस को ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ें तो बेलर और बेली की ड्यूटीज़ खूब पूछी गई हैं। बेली की ड्यूटी, बेली के राइट्स खूब पूछे गए हैं। तो आप जो राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं बेलर बेली के, उनको कायदे से पढ़ करके जाइए और यहीं पर आपको बेलमेंट का जो इलस्ट्रेशन है और बेलमेंट का जो डेफिनीशन है उसको पढ़ करके जाने की ज़रूरत है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, एक्चुअल या कॉन्स्ट्रक्टिव, और पूछा गया है कि क्या अगर आपके पास पहले से पोजीशन है, जो उसके प्रोविज़ों में या इलस्ट्रेशन में नीचे दिया हुआ है कि अगर आपके पास ऑलरेडी उस गुड्स का पोजीशन है तो क्या बेलमेंट बाद में हो सकता है या बेलमेंट के लिए सबसे पहले डिलीवरी ऑफ गुड्स करना ज़रूरी है। तो
तो बेलमेंट की डेफिनेशन को कायदे से पढ़िए और डेफिनेशन के साथ में जो नीचे लगा हुआ प्रोविजो है उसको भी कायदे से पढ़िए। बेलर और बेली के राइट्स ड्यूटीज़ को कायदे से देख करके जाइए। तो इंडेमनिटी गारंटी का सवाल, सिक्योरिटी की लायबिलिटी का सवाल और बेलर बेली की ड्यूटी को लेकर के सवाल। प्लेस पे जाते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ प्लेस। अच्छा, बेलमेंट में एक चीज़ और है, बेलमेंट में कई बार नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेलमेंट भी पूछा गया है, तो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेलमेंट भी देख के जाइएगा। वही जो मैं बता रहा हूँ, ये बिना कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब शुरुआत में बिना कॉन्ट्रैक्ट के क्या बेलमेंट हो सकता है। फिर अगर अगले सवाल की बात करें तो प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल उसका प्लेज का प्रिंसिपल क्या है। तो जैसे बेलमेंट में नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेलमेंट कई बार पूछा गया है, वैसे ही प्लेज में, प्लेज के एलिमेंट्स तो आपसे पूछे ही जाते हैं, प्लेज का प्रिंसिपल तो पूछा ही जाता है। प्लेस बाई नॉन ओनर बहुत पूछा गया है। प्लेस बाई नॉन ओनर, क्या नॉन ओनर के द्वारा प्लेस किया जा सकता है? क्या चोर के द्वारा चुराई गई संपत्ति चोर किसी को गिरवी रख सकता है, प्लेज कर सकता है? इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए हैं, सैद्धांतिक सवाल। अगले सवाल की बात करें तो एजेंसी का जो क्रिएशन है, एजेंसी का जो निर्माण है वो कैसे होता है? डेफिनीशन एंड मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी बाई रेटिफिकेशन क्या होता है? एजेंसी बाई होल्डिंग आउट क्या होता है? इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए हैं। तो क्रिएशन देखिएगा एजेंसी का, और उसका नेचर और स्कोप देखिएगा। एजेंसी की प्रकृति क्या है और एजेंसी की प्रकृति मीन्स नेचर क्या है और उसका स्कोप क्या है, उसका कार्यक्षेत्र क्या है। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए हैं। अगला सवाल अगर देखें तो एजेंट 184 जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो वहीं से आपको एजेंट के बारे में जानकारी मिलती है। एजेंट की डेफिनेशन क्या है और कौन एजेंट हो सकता है? क्या माइनर एजेंट हो सकता है? क्या माइनर प्रिंसिपल हो सकता है? ये भी पढ़ लीजिएगा। और एजेंट के राइट्स क्या है? एजेंसी टर्मिनेट कैसे हो सकती है? एजेंसी को टर्मिनेट कैसे किया जा सकता है? अभी एजेंसी को लेकर के एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, भूल रहा हूँ उसको, वो भी बहुत बार पूछा गया है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के सवाल खूब आए हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आर्टिकल 299 भी पढ़िए, और जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी है, गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी स्टेट की, वो कैसी है? क्या गवर्नमेंट जो है वो जिनके नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, क्या उसको पार्टी बनाया जा सकता है? जैसे मान लीजिए रेलवे का काम है, तो रेलवे ने अगर प्रेसिडेंट के नेम में कॉन्ट्रैक्ट किया है L&T से, लार्सन टर्बो से, या किसी से भी, तो क्या किसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति में गवर्नमेंट को पार्टी बनाए जाने के क्रम में प्रेसिडेंट को पार्टी बनाया जा सकता है? इस प्रकार के सवाल। तो पहला सवाल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के वेरियस जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है, मीजर्स क्या हैं? कैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आम कॉन्ट्रैक्ट से अलग है? कैसे सेक्शन 2H का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से अलग कैसे है? क्या उसमें कुछ चीज़ें जुड़ जाती हैं या कुछ चीज़ें अनुपस्थित रहती हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में और सामान्य कॉन्ट्रैक्ट में? उसके बाद जैसा मैंने कहा कि जो स्टेट की कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी है, तो स्टेट की कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी को देख करके आइएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वेदर अ रिट कैन बी इश्यूड, क्या एक याचिका लाई जा सकती है अगेंस्ट गवर्नमेंट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन? क्या राज्य के ऊपर उसके संविदात्मक दायित्व के अधिरोपण हेतु उसके विरुद्ध याचिका लाई जा सकती है? क्या मैंडमस लाया जा सकता है? क्या सर्सियोरारी लाया जा सकता है? इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए हैं, और मेरा मन वही एजेंसी वाले सवाल में लगा हुआ है, वो सवाल जो था। और सवाल रेटिफिकेशन क्या है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का रेटिफिकेशन कैसे होता है? अच्छा, एजेंसी जब आप पढ़ रहे हैं तो एजेंसी में आप एक चीज़ और है, एजेंसी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। क्या पति और पत्नी के बीच में कोई एजेंसी होती है? क्या पति और पत्नी के बीच में कोई एजेंसी होती है? उसके लिए क्या वो विबंधित होती है या परिलक्षित होती है? इस प्रकार के सवाल। तो एजेंसी को लेकर के, एजेंसी को जब आप पढ़िएगा तो उसमें एजेंट भी पढ़िएगा और एजेंसी ये पढ़िएगा। और एजेंसी बाई रेटिफिकेशन, एजेंसी बाई होल्डिंग आउट, ये वाले सवाल भी आपको देखने हैं। तो आपके जो 5 स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको लेकर के उनको तैयार करके आइए। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जब आप पढ़ रहे हो तो आर्टिकल 299 को, आर्टिकल 300 को भी पढ़िए, कायदे से पढ़िए, और वहाँ पर प्रयास करिए कि कम से कम 2-4 केस लॉज लिखिए। और जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में इन चीज़ों को लेकर के जूझे हैं, परेशान हुए हैं कि कितने पेजेस में सवाल किया जाए, कितना लंबा लिखा जाए, उनको दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में आप टू द पॉइंट लिखने का प्रयास करिए। आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पूछा गया है तो सेक्शन 124 से अपनी बात शुरू करिए। अगर पूछा गया है कि क्या क्या वसूलने का अधिकार है, क्या क्या क्लेम करने का अधिकार है, तो ही 125 पर आइए और ऑल राइट्स, ऑल सम्स, ऑल डैमेजेज, ऑल कॉस्ट लिखने की ज़रूरत है। अगर आपसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब पूछा गया है तो सेक्शन 125 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
सेक्शन 124 को लिखिए कि ये दो पार्टी चाहिए, एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है। प्रॉमिस किस चीज़ का करती है? प्रॉमिस टू सेव फ्रॉम लॉस करती है। किस केस में करती है? उसके खुद के द्वारा किए गए किसी गलत कृत्य के द्वारा होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए या किसी अन्य के द्वारा। बहुत अगर आपको लिखना है तो उसमें आप किसी केस में जो केस का आपको जिक्र करना है, केस का जिक्र करके ये लिख दीजिए कि ह्यूमन एरर होनी चाहिए। ये मतलब नेचुरल एरर अगर हो रही है, कोई नेचुरल कैलामिटी हो रही है तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। इंश्योरेंस से आप उसमें तुलना करने लग जाइए, इंडिया में इंश्योरेंस की क्या स्थिति है, विदेशों में इंश्योरेंस की क्या स्थिति है, तो बहुत ज़्यादा उसमें उसको लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास करिए कि अपने सवाल को, अपने जवाब को सवाल के विदिन रखने का प्रयास करिए। सवाल में जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे सवाल है कि एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटीज लाइबिलिटी, उसी में लिखा हुआ है कि डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम लाइबिलिटी। आपके पास दो पोर्शन है, मीन्स कि ये 14 नंबर का सवाल 7 नंबरों में बट गया। अब आपको एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटी लाइबिलिटी आता है, वो आपने लिख दिया 5-6 पेज का, खूब लिख दिया उसमें। दूसरा पोर्शन आपको नहीं आता है, उसमें आपने लिखा आधा पन्ना। आपने सोचा कि मैंने तो 6-7 पेजेस में सवाल का जवाब दिया है। ऐसा नहीं, 7 नंबर में ही आपका वो आधा सवाल जांचा जाएगा और 7 नंबर में ही आपका वो आधा सवाल बचा हुआ सवाल जांचा जाएगा। तो ये अंतर है। इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए, इस चीज़ को स्वीकार करने का प्रयास करिए। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी 3 इयर्स में जो सेकंड सेमेस्टर के लोग हैं, जो ऑनर्स में सेकंड सेमेस्टर के लोग हैं, जो आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सेकंड को देने जा रहे हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं। जो आपका अगला विषय है उसको लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊँगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। किसी प्रकार का कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है। धन्यवाद, प्रणाम।